नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 क्रिटिकल और सामरिक खनिजों लिथियम, नाइओबियम तथा दुर्लभ भूतत्वों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी तथा त्रिनिडाद और टोबैगो के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी। CWRC ने कर्नाटक को कावेरी नदी से पानी छोड़ने का निर्देश दिया। भारत से अमेरिका को सोलर सेल और मॉड्यूल का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 1000% ज्यादा है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 क्रिटिकल और सामरिक खनिजों लिथियम, नाइओबियम तथा दुर्लभ भूतत्वों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी प्रदान की। क्रिटिकल खनिजों को किसी देश के आर्थिक विकास और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई खनिज क्रिटिकल खनिज है या नहीं, इसका मापन 2 मापदंडों जैसे कि आर्थिक महत्व तथा आपूर्ति संबंधी जोखिम पर किया जाता है। रॉयल्टी दरों को मंजूर करने के बाद केंद्र सरकार देश में पहली बार इन क्रिटिकल खनिजों के खनन के लिए ब्लॉक्स की नीलामी कर सकेगी। देश की संपदा पर सरकार का संप्रभु स्वामित्व होता है, इसलिए खनन करने वाली कंपनी को खनिज पदार्थों का खनन करने के बदले सरकार को निर्धारित दरों पर आर्थिक भुगतान करना होता है। इस आर्थिक भुगतान को ही रॉयल्टी कहते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची खनिजों की रॉयल्टी दरों से संबंधित है। यदि किसी खनिज के लिए रॉयल्टी दर निर्धारित नहीं की गई तो रॉयल्टी दर उसके औसत बिक्री मूल्य का 12% होती है। लिथियम और नाइओबियम के लिए 3% तथा दुर्लभ भूतत्वों के लिए 1% रॉयल्टी दरें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में भारत की खनिज रॉयल्टी दरें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इससे इस खनन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है और खनन करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। हालांकि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि खनिज के लिए रॉयल्टी दरों को वैश्विक स्तरों के अनुरूप लाने से खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कम रॉयल्टी दरें रखने से भारत में खनिज की खोज करने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इससे आयात पर निर्भरता को कम करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से पैदा होने वाली समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी। क्रिटिकल खनिज की खोज करने के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि 2023 में MMDRA में संशोधन करके लिथियम और नाइओबियम सहित 6 खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है। इससे इन खनिजों के खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव हुई है। केंद्र सरकार ने 24 क्रिटिकल और सामरिक खनिजों की खनन पट्टे की नीलामी एवं समग्र लाइसेंस का प्रावधान किया है। इसके अलावा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक सरकारी संयुक्त उद्यम है। इसका लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल खनिजों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सबसे बड़ा बहुविषयक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। ये सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। पूरे भारत में इसके अधीन 37 अनुसंधान एवं विकास संस्थान हैं। CSIR की स्थापना 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। CSIR का योगदान बहुत अहम रहा है। कृषि क्षेत्र में अगर हम CSIR के योगदान की बात करें तो इसने लघु किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1965 में CSIR के नेतृत्व में पहले स्वदेशी रूप से विकसित स्वराज ट्रैक्टर का निर्माण किया गया था। वर्ष 1990 में CSIR के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कुछ ही हफ्तों में बांस के फूल खिलना संभव किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो CSIR ने मूल कीमत की तुलना में बहुत कम कीमत पर HIV रोधी दवा मिश्रण के विनिर्माण के लिए वहनीय प्रक्रियाएं विकसित की थी। साथ ही भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर में भी इसकी अहम भूमिका रही। फ्लो सॉल्वर नामक भारत का पहला पैरेलल कंप्यूटर 1986 में बनाया गया था। वहीं आपदा प्रबंधन की बात करें तो वर्ष 1973 के लातूर भूकंप में और जॉयस ने प्रभावित परिवारों को आश्रय प्रदान करने में मदद की थी। वहीं बौद्धिक संपदा अधिकार और नवाचार के मामले में भी CSIR की भूमिका रही। भारत में आम चुनावों के लिए उपयोग की जाने वाली अमिट स्याही 1952 में CSIR की प्रयोगशाला में ही तैयार की गई थी। CSIR के पेटेंट
पेटेंट पोर्टफोलियो में 1132 विशिष्ट पेटेंट शामिल हैं। इनमें से 140 पेटेंट का व्यवसायीकरण किया जा चुका है। रणनीतिक क्षेत्र में CSIR ने भारत के पहले ऑल कंपोजिट एयरक्राफ्ट हंसा को डिजाइन और विकसित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग करने के लिए फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी और त्रिनिदाद तथा टोबैगो के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी। इन MOUs का उद्देश्य संबंधित देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग, अनुभव और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इससे इन देशों में आबादी के स्तर पर डिजिटल रूपांतरण के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। इसके अलावा DPI विकासशील देशों तक भारत की कूटनीतिक पहुंच का एक प्रमुख साधन बन गया है। उदाहरण के लिए भूटान और नेपाल में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI की शुरुआत की गई। सिंगापुर के पेनाउ के साथ UPI को जोड़ा गया है। एंटीगुआ, बारबुडा, आर्मेनिया, सियरा लियोन और सूरीनाम के साथ इंडिया स्टैक साझा करने से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। फिलीपींस, मोरक्को, बुर्किना फासो और श्रीलंका के साथ आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौते किए गए। DPI में ऐसी मूलभूत जनसंख्या स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रणालियां शामिल हैं जिन पर डिजिटल अर्थव्यवस्था संचालित होती है। ये इंटरऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड्स या स्पेसिफिकेशन द्वारा संचालित होता है। ये डिजिटल रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण सक्षम करता है, साथ ही व्यापक स्तर पर लोक सेवा वितरण को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। एक मजबूत DPI में 3 मूलभूत प्रणालियां होती हैं: विशिष्ट पहचान, भुगतान प्रणाली और डेटा एक्सचेंज। इंडिया स्टैक भारत के DPI का एक सामूहिक नाम है। इसमें 3 लेयर शामिल हैं: विशिष्ट पहचान यानी आधार, बेहतर भुगतान प्रणाली जिसमें एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार भुगतान ब्रिज, आधार सक्षम भुगतान सेवा आदि शामिल हैं। इसके अलावा डेटा एक्सचेंज के लिए डिजीलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर है। भारत के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की सॉफ्ट पावर को प्रतिबिंबित करता है, वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रभावी लोक सेवा वितरण के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा, नवाचार और उपभोक्ताओं के लिए भी विकल्प प्रदान करता है। CWRC यानी कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटक को कावेरी नदी से पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। कावेरी जल विनियमन समिति यानी CWRC ने अपनी 88वीं बैठक के दौरान कर्नाटक सरकार को हर दिन कावेरी नदी का 3000 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया है। CWRC को 2018 में कावेरी जल प्रबंधन योजना के अनुसार अधिसूचित किया गया था। CWRC को कावेरी जल विवाद अधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए गठित किया गया है। CWDT यानी कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की स्थापना 1990 में की गई थी। इसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद का निपटारा करने के लिए स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण सहित CWRC का गठन अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 6A के तहत किया था। संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत केवल केंद्र सरकार ही अंतर्राज्यीय नदियों को विनियमित कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या फिर नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों में 1966 के हेलसिंकी नियम और कैंपियन नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लेख किया था। 1966 के हेलसिंकी नियम प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक जरूरतों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जल के समान या न्यायसंगत उपयोग को मान्यता देते हैं। वहीं कैंपियन नियम के अनुसार बेसिन राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय जल अपवाह बेसिन के जल का प्रबंधन न्यायसंगत और उचित तरीके से करेंगे। अगली खबर सोलर ऊर्जा से संबंधित है। भारत से अमेरिका को सोलर सेल और मॉड्यूल का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 1000% ज्यादा है। सोलर मॉड्यूल एक फोटोवोल्टिक पैनल है। ये कनेक्टेड सोलर सेल्स का एक संयोजन है। ये सेल्स बिजली पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। भारत में निर्मित अधिकतर सोलर मॉड्यूल्स का अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अमेरिका ने व्यापार बाधाओं की वजह से चीन से सौर मॉड्यूल के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। वर्तमान में घरेलू विनिर्माताओं को 3 प्रकार से समर्थन प्राप्त होता है। सोलर PV मॉड्यूल विनिर्माण करने के लिए PLI योजना शुरू की गई है। इससे अगले 3 वर्षों में 48 गीगावाट की नई विनिर्माण क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सौर मॉड्यूल पर 40% का मूल सीमा शुल्क लगाया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए अपने मॉडल्स और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची में कई सुधार किए हैं। इस सूची में BIS मानकों का अनुपालन करने वाले पात्र मॉडल्स
और विनिर्माताओं को सूचीबद्ध किया जाता है। लेकिन ये सौर मॉड्यूल्स भेजने से कई चिंताएं भी उत्पन्न हुई हैं। भारत में सोलर डेवलपर्स सीमा शुल्क के रूप में प्रति वाट 8 से 9 सेंट का अतिरिक्त भुगतान करते हैं। जिन देशों के साथ समझौते किए गए हैं उनके साथ होने वाले आयात पर कम सीमा शुल्क लगाया जाता है। सोलर मॉड्यूल बाजार के विकास के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत सौर निवेश के लिए कम लागत वाले वित्त पोषण, सोलर ई मोबिलिटी का विस्तार आदि पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पीएम कुसुम, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जैसी योजनाओं में घरेलू सामग्री आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक खरीद ऑर्डर के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में घरेलू विनिर्माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। और अब अगली खबर है, मेरा युवा भारत एक पहल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय होगा। इससे 15 से 29 आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय युवा नीति 2021 में 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। माई भारत के अधीन प्रौद्योगिकी आधारित एक प्लेटफॉर्म होगा। इससे युवा मामलों के विभाग के युवाओं से जुड़ने से संबंधित प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। युवा मामलों का विभाग युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए इसे एक संपूर्ण सरकार, यानी कि जिसमें सभी मंत्रालय, विभाग, संगठन आदि शामिल हों, इनका एक मंच बनाना, साथ ही युवाओं को सामुदायिक बदलाव के वाहक बनने में सक्षम बनाना। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में पिछले 50 वर्षों के दौरान शहरी ग्रामीण परिदृश्य में आए बदलावों को देखते हुए मौजूदा योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। ग्रामीण, शहरी और रूरबन युवाओं को अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को समझकर उनके बीच मौजूद अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। वर्ष 2047 तक अमृत भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए इसकी जरूरत है। इस योजना का प्रभाव ये होगा कि ये युवाओं और केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। ये युवाओं से संबंधित एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने और स्वैच्छिक कार्य के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। इससे मौजूदा कार्यक्रमों में तालमेल सुनिश्चित करके दक्षता में वृद्धि की जा सकेगी। युवाओं से संबंधित सरकारी पहलों और युवाओं के साथ संलग्न होने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दो तरफा संचार में सुधार होगा। युवाओं के विकास के लिए और भी कई पहलें हैं जो शुरू की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय युवा कोर योजना, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। 1 CGIAR वैश्विक पहल। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसेट 1 CGIAR यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह नामक वैश्विक पहल में शामिल हो गया है। इक्रिसेट एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क भूमि कृषि, खाद्य प्रणाली, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। इक्रिसेट भारत में CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। 1 CGIAR वस्तुतः CGIAR की साझेदारियों और वैश्विक उपस्थिति का नया स्वरूप है। इस पहल का लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में अधिक एकीकरण और प्रभाव उत्पन्न करना है। CGIAR कृषि, खाद्य प्रणाली अनुसंधान केंद्रों का एक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित नेटवर्क है। इसे 1971 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए खाद्य, भूमि और जल प्रणालियों के रूपांतरण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का निर्माण करना है। जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा CGIAR का एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का संचालन CGIAR के फ्रांस स्थित मुख्यालय में एक सलाहकार समूह द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक है राइज, लोचशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन, राइज के लिए साझेदारी। राइज विश्व बैंक और G7 की एक पहल है। इसकी अध्यक्षता जापान कर रहा है। राइज आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों की ओर रुख करने के लिए $40 मिलियन की एक साझेदारी परियोजना है। इस साझेदारी का निर्माण विशेष रूप से चीन में प्रमुख खनिज संसाधनों के संकेंद्रण के संबंध में उत्पन्न चिंताओं के आलोक में किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में मिड स्ट्रीम यानी कि खनिज प्रसंस्करण और शोधन तथा डाउन स्ट्रीम यानी घटक विनिर्माण एवं असेंबली में बड़ी भूमिका निभाने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना है।
ओसिरिस रेक्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। सितंबर माह में नासा का ओसिरिस रेक्स कैप्सूल बेन्नू क्षुद्रग्रह से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा था। नासा ने अब इन नमूनों को सार्वजनिक किया है। इन नमूनों की मदद से ये पता लगाया जाएगा कि क्या अरबों वर्ष पहले पृथ्वी के टकराने वाले क्षुद्रग्रह जल के अलावा जीवन के विकास में सहायक अन्य प्रमुख तत्वों की उत्पत्ति के जिम्मेदार थे। ओसिरिस रेक्स किसी क्षुद्रग्रह से नमूना एकत्र करने वाला पहला अमेरिकी मिशन है। यान के पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने एकत्र किए गए हैं। वैज्ञानिक इस मिशन की मदद से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके अलावा मिशन के जरिए ऐसे क्षुद्रग्रहों के बारे में हमारी समझ में सुधार होगा जो पृथ्वी को प्रभावित कर सकते हैं। ऑपरेशन अजय। भारत ने इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल में फंसे लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस ऑपरेशन में विशेष चार्टर्ड विमान और भारतीय नौसेना के जहाज उपयोग में लाए जा रहे हैं। अगला टॉपिक है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर हमास के हमले को देखते हुए इजराइल की सहायता के लिए यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत तैनात किया है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। ये परमाणु शक्ति द्वारा संचालित है। ये दोबारा ईंधन भरे बिना 25 वर्षों तक संचालित रह सकता है। ये 90 विमान और 4500 से अधिक कर्मियों के दल को एक साथ ले जा सकता है। ये 30 नॉट से अधिक की गति से चल सकता है, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज्यादा चलेगा। अगला टॉपिक है बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन। बाल्टिक सागर से होकर फिनलैंड और एस्टोनिया को जोड़ने वाली एक सब सी गैस पाइपलाइन और दूरसंचार केबल क्षतिग्रस्त हो गई है। बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन फिनडेक के इंकू को एस्टोनिया के पाल्डिस्की से जोड़ती है। ये बाल्टिक सागर में फिनलैंड की खाड़ी से होकर गुजरती है। बाल्टिक सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये सागर दक्षिणी डेनमार्क से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है। ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करता है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स। आईसीए कांग्रेस आबू धाबी 2023 की शुरुआत एनरिचिंग नॉलेज सोसाइटीज थीम के साथ हुई। आईसीए का सचिवालय फ्रांस के पेरिस में है। इसे यूनेस्को के तत्वावधान में 1948 में गठित किया गया था। ये एक तटस्थ गैर सरकारी संगठन है। अभिलेखों और अभिलेखागारों के प्रबंधन और उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये दुनिया भर में मानवता की अभिलेखीय विरासत का संरक्षण करता है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक आईसीए की दक्षिण पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय शाखा के कोषाध्यक्ष हैं। अगला टॉपिक है लाकाडोंग हल्दी। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सायो या साऊ को टर्मरिक ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने अथक परिश्रम से मेघालय में उगाई जाने वाली लाकाडोंग हल्दी को प्रसिद्ध किया। मेघालय के जयंतिया हिल्स के लाकाडोंग में मानसून के महीनों के दौरान काली जलोढ़ मृदा में इसकी खेती की जाती है। ये सामान्य हल्दी से 3 गुना ज्यादा गुणकारी होती है और इसमें करक्यूमिन की मात्रा 7 से 12% अधिक होती है। इसे पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है। सायो या साऊ ने अब माखिर अदरक को प्रमोट करने की योजना बनाई है। मेघालय में 2 प्रकार की अदरक काफी लोकप्रिय हैं। पहली है माखिर अदरक और दूसरी है नादिया अदरक। इन अदरकों में विशेष तीखापन और औषधीय गुण होते हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1950 में गोरखपुर में देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया था। वो मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक थे। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान के आधार पर वैकल्पिक ग्रामीण विकास मॉडल स्थापित किए थे। नानाजी ने चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय था। उन्होंने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में भाग लिया था तथा जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नानाजी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नानाजी के व्यक्तित्व में विनम्रता, करुणा और वंचितों की सेवा का भाव था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।